आपका क्या कहना है इस घरेलू हिंसा के बारे में? ये जो आपने बात कही वो बिल्कुल 100% सही है। इसमें होता क्या है, जो हमारे भारतीय समाज की संरचना है, लड़की के माता पिता हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी लड़की को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि किसी तरह उनको बुला के समझा दीजिए, घर न टूटे। उत्तर प्रदेश जो है हमारे इंडिया में रेप के केसेस में तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग कम कर सकते हैं? जब भी कोई लड़की या इस तरह के रेप केसेस में होते तो उसके 161 के बयान थाने में होते, वो भी महिला कांस्टेबल के साथ। फिर उसके बाद किस तरीके की समस्याएं लेकर आज हमारी भारतीय महिलाएं फेस कर रही हैं? वर्तमान सरकार के समय में जो स्त्रियों के ऊपर जो तमाम सारे अत्याचार, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। नमस्कार दोस्तों, रेनू के साथ दिल से दिल तक में आज आपका फिर से स्वागत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राः फलाः क्रिया। यानी कि जिस कुल में नारी की पूजा की जाती है वहां पर उस परिवार का उत्थान होना निश्चित है, परंतु जिस कुल में नारी का अनादर किया जाता है उस कुल में किए गए सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। बट इस समाज में, इस देश में जहाँ पर कन्या की पूजा की जाती है, नारी की पूजा की जाती है, बचपन से हम देख रहे हैं, ढोल नगाड़े से स्वागत करते हैं। बट क्या हो जाता है घरों के अंदर, उन दरवाज़ों के अंदर या हमारी शहरों में, हमारी सड़कों पे? क्यों हम एक महिला को इज्जत से नहीं देख पाते और क्यों अपनी ही पत्नी को एक इज्जत नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार है? कितने ही ऐसे केसेस जिसमें हम देखते हैं कि चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर हुआ हो, शायद ये दानव और असुर हमारे समाज में हमारे ही साथ रहते हैं, लेकिन उनके संहार के लिए देवियाँ आती हैं ना, अवतरित होती हैं। तो ऐसी ही आज एक देवी से आपका परिचय कराने जा रही हूँ, श्रीमती अनीता गुप्ता जी। मैम, जैसे कि मैंने कहा कि आप महिला आयोग की सदस्य भी हैं और बीजेपी की क्षेत्रीय पदाधिकारी भी हैं। जाहिर सी बात है, आप बहुत सारी महिलाओं के साथ आपका इंटरैक्शन होता रहा है। किस तरीके की समस्याएं लेकर आज हमारी महिलाएं, भारतीय महिलाएं फेस कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको, जो हमारे नवरात्र चल रहे हैं, जब हम शक्ति की पूजा करते हैं, उसके लिए सबको, सारी नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये बड़ा अच्छा समय रखा है जब नव दुर्गा चल रहे हैं और शक्ति की हम लोग उपासना करते हैं। उस समय कलयुग की शक्तियों का आज आपने यहाँ पे एक मान के चलते कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे क्या हम लोग समाज के लिए कर सकें और सभी नारी शक्ति को हम न्याय दिला सकें जी। जैसे कि आपने पूछा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आज के समय में, जो पिछला समय था तो शायद उतना वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और ये सब नहीं, तो शायद हम कुछ गिनी चुनी घटनाओं के बारे में जानते हैं। वर्तमान में जब सोशल मीडिया है और, लेकिन तो भी मैं कहना चाहूँगी कि वर्तमान सरकार के समय में जो स्त्रियों के ऊपर जो तमाम सारे अत्याचार, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है जी। और हमारा समाज भी जागृत हुआ है कुछ एक घटनाओं को लेकर के। ये बात सही है कि महिला आयोग के सदस्य होने के नाते मेरे पास भी आती हैं समस्याएं, तो लेकिन अब उनकी मानसिकता के बारे में क्या कहूँ, कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे परिवार का, ऐसे व्यक्ति का मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि वो शायद बाद में बताऊं कि जितना हम लोगों से हो सकता है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जो सरकार द्वारा मुझे अधिकार दिए गए हैं, उसमें मैं उनकी भरपूर सहायता को और कोशिश करती हूँ। और दूसरी बात मैं बताऊं कि वास्तव में उनकी मैं सहायता कर पाती हूँ। वर्तमान के समय में मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं उनकी सहायता कर पाऊँ। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मैं अभी एक
नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर की एक स्टडी पढ़ रही थी मैम, तो मैंने उसमें देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा है वो भारतीय महिलाएं 30 से 50% तक शारीरिक और मानसिक घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है। और उसमें यह देखने में आया कि मात्र 14% महिलाएं जो हैं इस घरेलू हिंसा की रिपोर्टिंग करती हैं। सिर्फ 30% महिलाएं जो हैं वो इस घरेलू हिंसा के लिए आपस में अपनी दोस्त के साथ या हो सकता है आपसे शेयर करती हूँ। और सोचिए कि 50 से 60% महिलाएं उस बारे में अपने घर से बाहर बात भी नहीं करती हैं। कुछ डिप्रेशन का शिकार, कुछ एंजाइटी का, कुछ आत्महत्या की तरफ प्रेरित, इस तरीके से उनकी जिंदगी, नारकी जिंदगी उन दरवाजों के पीछे चलती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और आपका क्या कहना है इस घरेलू हिंसा के बारे में? ये बात क्या कारण है और कैसे इसका निवारण हम बिकॉज मुझे लगता है ये सोशल प्रॉब्लम ज्यादा है। देखिए, जो आपने बात कही वो बिल्कुल मतलब जो मैंने अभी तक अनुभव किया बहुत 100% सही है इसमें। कि होता क्या है, जो हमारे भारतीय समाज की संरचना है कि हमने देखा कि लड़की के माता पिता हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी लड़की को परेशान किया जा रहा है। उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि किसी तरह उनको बुला के समझा दीजिए, घर ना टूटे, करा दीजिए, घर ना टूटे। ऐसे तो घर को जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की ही है? नहीं, पुरुष का उसमें भी तो उतना ही कंट्रीब्यूशन इसमें हम लोग ये करते हैं कि आपको पता है कि कोर्ट के आदेशानुसार कभी भी जब भी हमारे पास कोई आती है तो एक मीडिएशन सेंटर सब जगह है, सब जगह थानों में, महिला थानों में, उसमें दोनों पक्षों को बुला करके मीडिएशन किया जाता है। और मैंने देखा कि 90% मामले सुलझ जाते हैं। आपस में काउंसलिंग उनकी की जाती है, साइकेट्रिक वहाँ बिठाए जाते हैं और उनकी सारी बात सुनी जाती है, तो ये निपट जाता। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा जो समाज है, आप ये सोचिए कि जब एक लड़की थोड़े दिन घर रह जाती है शादीशुदा, तो मोहल्ले वाले पूछने लगते हैं कि क्या बात है, लड़की क्यों नहीं गई अपने घर। तो हमारी कुछ सामाजिक संरचना है इस प्रकार की है। और ये बात सही है कि महिलाएं घरेलू हिंसा सहती हैं जी। और उसके बाद क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे मेरे बच्चे, मेरा परिवार, खासतौर से उनको अपने बच्चों की चिंता होती है कि हमारे बच्चे ठीक रहें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखिए इसमें घरेलू हिंसा में, अब आप देखिए कि केवल आर्थिक रूप से सबल महिलाएं ही नहीं पीड़ित हैं। आर्थिक, पहले हम लोग समझते थे कि भाई क्या करें, कुछ कमाती वमाती तो है नहीं, तो भाई पति के उस पे हैं तो चलो सह रही हैं। हाँ। लेकिन अब उसका दायरा बढ़ गया है। हाँ। अब जो पढ़ा लिखा समाज है, जब हम उनके वो केसेस पढ़ते, एक नहीं था कि कोई बंगाली वो थी एंटरप्रेन्योर जो वर्ड में 100 समथिंग थी, उसने अपने पति से न मिलने देने के लिए उसने अपने बच्चे को मार दिया था गोवा जा करके। हाँ। है ना। तो उस तरह की भी घटनाएं आ रही। तो शायद इस समय सामाजिक विषमता, विचारों की विषमता और जो संयुक्त घर हैं उनका टूटना, बहुत सारे सामाजिक कारण ऐसे हैं कि जिससे कि इस तरह की घटनाएं हो रही। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अब महिलाएं सजग हो गई हैं और अपनी बात कहने के लिए बाहर निकलती हैं और वो अपनी बात जरूर कहती है। और कोशिश हम लोगों की यही होती है कि वो परिवार न टूटे, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना कठिन है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनका परिवार बना रहे और जुड़ा रहे। और मतलब छोटी छोटी सी बातें, ईगो की छोटी छोटी सी बातें जिनको लेकर के, मैं एक बात बताना चाहिए, लखनऊ में हम लोगों का एक कोर्ट रूम लगता है जो हमारा घर है, तो वहाँ एक लड़की और दोनों को वहाँ भी काउंसलिंग होती, बुलाया गया था। तो लड़की इस बात पे अड़ी हुई थी कि मुझे एंड्रॉयड फोन दिखाएं क्योंकि मेरा बेटा कार्टून देखता है। अच्छा, मतलब सोचिए इस बात को लेकर के आपस में अच्छा, वो इतना वो नहीं था कि उसको एंड्रॉयड फोन दिलावा था, वो कम कमाने वाला लड़का था। तो सोचिए कि मतलब मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे समझ भी नहीं आया कि इसको किस तरह समझाऊं कि एंड्रॉयड। तो ये एक आप इस एग्जांपल से समझ सकती हो कि छोटी छोटी चीजें इस समय बड़े। हाँ, तो काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं आपके, अगर मान लीजिए कोई महिला, कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन है कि किसी वजह से वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तो उसको कहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए? महिला थाने में, पुलिस में, किसी पर्टिकुलर नंबर पे
नहीं, आपको एक बताएं, एक तो सबसे बड़ी बात है 1090 हमारा महिला हेल्पलाइन नंबर है जी, 1090 नंबर है 1090। तो उसमें क्या है कि हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर बने हुए हैं, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है। अभी मिशन शक्ति का 8वां फेज शुरू हुआ है, तो उसमें भी मिशन शक्ति करके थानों में भी एक और बनाई गई है डेस्क, जिसमें कि उप निरीक्षक के लेवल पे महिलाएं वहाँ पे होंगी। तो आपको पता है वन स्टॉप सेंटर में वहाँ पे उनको साइकोलॉजिकल, लीगल और उनको शेल्टर भी, अच्छा, हाँ, 5 दिन के लिए वहाँ पे लड़कियाँ या बच्चे रखे जाते हैं। और इसके अलावा शक्ति सदन करके भी बन रहा है, जहाँ पे इस तरह की मैंने एक चीज़ महसूस करी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे पति की डेथ होती है, बच्चों सहित उस महिला को, क्योंकि वो अपनी जायदाद में हिस्सा न मांगे, वो महिला को निकाल दिया जाता है। जी जी। तो उन सब के लिए, हालांकि उसके लिए अलग कानून है, लेकिन उन सब के लिए भी शक्ति सदन करके यहाँ पे भी अभी सरसौल में या कहीं जमीन ली गई है और उसके लिए फंड वगैरह सारे दे दिए गए हैं। तो उसमें वो शक्ति सदन करके भी, जिसमें कि महिलाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात उनको शेल्टर की होती है कि वो जाए कहाँ, रुके कहाँ, तो वो भी, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। और मैं कहना चाहूंगी कि इस समय वर्तमान सरकार में या माननीय केंद्र जी के सरकार में सबसे ज्यादा तो फोकस महिलाओं पे ही है। जब आधी आबादी स्वस्थ और सुखी रहेगी, तभी तो ये समाज आगे जाएगा और देश आगे जाएगा। इस मामले में हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं, दैट्स व्हाट आई एम से, कि हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के बहुत कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग खुद देख पा रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में जो अगर आप सड़कों पे जा रहे हैं तो जो सुरक्षा की भावना थी, ट्रेन्स में जा रहे हैं, रात में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो वो असुरक्षा की भावना पहले रहती थी, थैंकफुली दैट इज गॉन। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और हम बहुत थैंकफुल हैं बीजेपी सरकार और योगी जी और मोदी जी के इस बारे में। मैम, फिर से बोलूंगी, एक स्टडी को पढ़ते हुए ये देखा और कईयों ऐसे केसेस भी हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में भी देखे, रेप के जो विक्टिम्स हैं, स्टिल उत्तर प्रदेश जो है हमारे इंडिया में रेप के केसेस में 3रे या 4थे नंबर पे आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग कम कर सकते हैं? हमारे देश में नारियों की पूजा की जाती है, कन्या की पूजा की जाती है, और उसके बाद भी इतना कुत्सित विचार और घृणित कार्य हमारे समाज में ये हो रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के, तो इस बारे में हमारे कानून तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया है कि जब कोई इसका शिकार होता है तो जो डिफरेंट चरण है ना अपने यहाँ, कि वो पुलिस के पास जाएगी, फिर वो कोर्ट में जाएगी, एग्जामिनेशन के लिए जाएगी, ये सारी जगहों पे ही मुझे लगता है उसका जो एक बार उसके साथ शारीरिक हुआ, फिर बाद में उसके साथ एक मानसिक शोषण भी बहुत अधिक होता है। इसको कर्ब करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए क्या हमारी सरकार कुछ आगे कदम उठा रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई लड़की या इस तरह के रेप केसेस में होते, तो उसके 161 के बयान थाने में होते, वो भी महिला कांस्टेबल के साथ। फिर उसके बाद आपको बताएं कि महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही उसके 164 के बयान होते हैं, क्योंकि हो सकता है थाने में वो दबाव में कुछ ना बोल पाई हो, ना कह पाई हो, तो उसका मेडिकल होता है और 164 के बयान होते हैं। और उसमें महिला मजिस्ट्रेट के सामने महिला जब होती है तो जो रेप पीड़ित है वो अपनी बात आसानी से कह सकती है। उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको पता है। और आपको एक चीज और बताएं, मैंने अपनी प्रैक्टिकल उसमें महसूस की, जैसे मैंने किसी को फोन किया कि देखिए उस महिला की सुनिए, तो अगला जो वहां पे अधिकारी होता है वो कहता कि अरे बहन जी, महिला का कोई भी केस आता तो हम लोग इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऊपर तक क्लास ले ली जाती है महिला पीड़ित के समय। कल मैं हमीरपुर से आती थी, घाटमपुर थाने में मैंने निरीक्षण किया, उसमें एक महिला की शिकायत थी कि उसके पति ने मारा।
जैसे ही मैंने वहां पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उसने तुरंत बताया, नहीं उसके पति को पकड़ने 2 बार गई है, वो कहीं भाग गया है। तो फिर उसने यही कहा कि हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है कि महिला शब्द आते ही हम उसकी छानबीन करें और उसको देखें, और खास तौर से जब रेप पीड़िता होती हैं जी, तो उनके लिए जरूर। और इसके लिए वैसे जब चार्जशीट लगती है तो 90 डेज का विवेचना का टाइम दिया गया है, लेकिन इसमें 30 to 60 डेज है। अच्छा, रेप केस है, हाँ, कि जितनी जल्दी विवेचना हो जाए। लेकिन तो भी क्योंकि शायद ओवरलोडेड है या क्या है, मुझे भी कई जगह पे पर्सनली वो ले करके फ़ोन करना पड़ता है कि अभी तक मेडिकल क्यों नहीं हुआ, अभी तक ये क्यों नहीं, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन ये लोग सेंसिटिव हैं महिला अपराधों के प्रति। माननीय योगी जी ने एक काम तो कर दिया जी कि भले ही और कुछ हो रहा हो न हो रहा हो, महिलाओं का अपराध के प्रति वो बिल्कुल भी उसको नहीं सहते हैं। तो इसलिए जो पुलिस सिस्टम है वो हाँ काफ़ी हद तक सुधर चुका है, बहुत हद तक। मैम, आप महिला मोर्चा की बहुत एक्टिव सदस्य हैं। आपने जो अपना कार्य शुरू किया वो एक सिंपल कार्यकर्ता से तरह शुरू किया, वार्ड से, और आज आप बहुत सारे कानपुर के आसपास, कानपुर में डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आप बहुत सारा कार्य कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर आप मेयर होते तो कानपुर, आपके सपनों का कानपुर कैसा है? पहले कौन से वाले प्रश्न का उत्तर दूं? मैंने ये काम किया, मतलब वार्ड से, तो एक बात बता दूं, हमारे दल में, भाजपा में समाज सेवा के लिए ही राजनीति करने आते हैं। एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि हम समाज सेवा कर सके। हाँ। राजनीति में आकर के कुछ एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हाँ। और दूसरे की जो आपने पूछा मेयर साहब, तो वर्तमान मेयर साहब हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि क्योंकि वो भी एक महिला हैं तो वो भी बहुत सेंसिटिव होके काम करती हैं, जुझारू, और हर जगह उनका उपस्थित रहना। हाँ। और दूसरा ये कि काफ़ी कुछ आ गया है उस पे, ट्रैक पे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मानसिकता ये हो गई है कि जो मतलब उनको लोकतंत्र में क्या है, उनको अपने अधिकारों के बारे में तो पता है, लेकिन कर्तव्यों के बारे में उनको नहीं पता। वो सोचते हैं कूड़ा फेंका है तो ये नगर निगम का काम है, मैंने फेंका, मैं यहाँ का टैक्स देती हूँ या देता हूँ, ये नहीं। तो हमें कुछ सिविक सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा, और जब तक समाज के लोगों का नहीं होगा तब तक हम 100% बिल्कुल भी नहीं पा पाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कूड़ा उठाने कोई आ सकता है, बट अगर हर घर का कूड़ा सड़क पे बाहर ही होगा, पॉलिथीन्स में नहीं होगा, कहीं सही से इकट्ठा नहीं होगा, तो उसका मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसमें डेफिनेटली सिविक सेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। मैम, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, तो मेरे पास जब हमने इस नौ दुर्गा सीरीज़ का सोचा, तो सबसे पहली बात यही थी कि हर दूसरा जो अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं या जिनको बच्चे नहीं हैं, उनका प्रश्न होता है कि मैडम देख लीजिए पुत्र हो जाए, किसी को बेटी नहीं चाहिए थी। तो उनको समझाने में मुझे आधा पौन घंटा लग जाता था। देन आई थॉट कि मैं उन महिलाओं को आगे लेके आऊं और उनसे कहूं कि भाई देखो कि हमारे देश की, हमारे कानपुर की, हमारे समाज की महिलाएं कितना उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, और तुम आज भी एक उस बात के पीछे पड़े हो। आपकी भी एक बिटिया है, डॉक्टर है, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर है, आप बहुत ही एलीट क्लास को बिलोंग करती हैं। आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि एक ही बेटी है, अब मैं दूसरा भी एक बच्चा लूं और वो भी बेटा ही हो? नहीं। मैं आपसे ये प्रश्न जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये समाज में ये बात जानी चाहिए कि जिसके पास सारे एवेन्यूज थे कि आप पता कर सकती थी, आप एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी, क्यों मैम आपने आगे नहीं बढ़े और एक बिटिया में संतुष्ट रहे? उस समय की मैं बात बताऊं, मैं अपने विचारों को बड़ा क्रांतिकारी मानती थी कि समाज को दिखा दूं कि मैं एक बेटी के, उसमें भी एक बेटी के साथ भी बेटे की तरह उसको मैं पाल पोस सकती हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि होता है, जैसे घर में हमारी अम्मा जी बड़ा परेशान रही कि मेरे बेटा नहीं है, मेरा बेटा, मतलब उनके बेटे को बेटा नहीं है।
और उन्होंने बड़े प्रयास भी किए, पूजा पाठ बहुत सारी की उन्होंने कि उनके बेटे को बेटा हो जाए। लेकिन जो मैंने निर्णय लिया उसमें डॉक्टर साहब का भी साथ रहा, तो शायद आज मैं इस तरह का निर्णय ले पाई। लेकिन हमें लगता है अब चेंज हुआ होगा, अब शायद उतने लोग नहीं आते होंगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते होंगे कि उतना ही है, अब और बढ़ गया। अभी भी लोग आते हैं, हर हफ्ते मैं 2 या 3 ऐसे कपल्स से डील कर रही हूँ जो आज भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं। तो ये मैसेज बार बार सोसाइटी में अब जाना है कि हमें अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, आगे उठना होगा। आप अपनी बेटियों को बेटों की तरीके से दिखाइए तो रास्ता, उनको पंख दीजिए, उड़ने तो दीजिए, और फिर देखिए बेटियां क्या रास्ता तय करती हैं। ये तो एक बात हुई। आप भी एक महिला रही, 1990 में आपने इस फील्ड में आना शुरू किया। एक हाउसवाइफ थे आप, घर परिवार में मस्त, और यहाँ से कभी उस समय आपने सोचा, या जिंदगी में क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपने सोचा कि नहीं, अब ये समाज सेवा ही करना मेरा एक और जीवन का ध्येय है? जी। तो मैंने तो, सही बात तो ये भी है कि डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहते थे। हाँ। बिटिया भी बाहर चली गई, तो मुझे वहाँ काम करने में, संगठन के काम करने में अच्छा लगने लगा। वहाँ बहुत सम्मान मिलता था, पूरा ध्यान रखा जाता था हम लोगों का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, केवल संगठन का मेरी कोई आगे कोई वो इच्छा नहीं थी कि मैं विधायक बनूंगी या मैं वो मेयर का चुनाव लड़ूंगी या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। संगठन का काम करते करते संगठन ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। जी। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं मांगा। तो ये जो नेपो पार्टीज हैं, हाँ। उनके लिए मैं एक उदाहरण हूँ कि मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई नहीं था। हाँ। मेरे यहाँ कहीं सोचा ही, मेरा जो परिवार जिस तरीके का, वहाँ राजनीति की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। बीच में इस तरह की बातें हमारे मतलब रिश्तेदार कहते थे, अरे वो तो नेता बनने गए, नेताइन हैं वो तो। लेकिन मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि परिवार के जितने भी कार्यक्रम हो, भले ही मैं वहाँ पे सब छोड़ दूँ, लेकिन अपने परिवार के कार्यक्रम में हमेशा शामिल होती रही, उसमें बराबर सहयोग देती रही, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है, तो निश्चित ही आपको भी पता होगा और हमको भी पता है कि अगर डॉक्टर साहब का सहयोग ना हो, हाँ। तो शायद मैं कभी इतना आगे ना बढ़ पाती। और कभी भी उन्होंने मेरे फील्ड पे कोई इंटरफियर नहीं किया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई उनको मतलब नहीं है। तो ये मतलब मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगी। जी। आप इतना आज भी इतना कार्य करती हैं मैम, सुबह से लेकर रात तक, आज इस डिस्ट्रिक्ट में, कल उस डिस्ट्रिक्ट में। क्या है आपकी एनर्जी और फिटनेस का राज? मॉर्निंग रूटीन से अगर हम शुरू करें तो क्या वो चीज़ है विच कीप्स यू गोइंग? वो तुम्हारी वजह से है सौरभ। वैसे भी मैं 2002 में इनका रामदेव जी का हम लोगों ने एक सेशन ज्वाइन किया था वहाँ पे लखनऊ में, तब वो अपना वो सिखाते, वो मैं लगातार, फिर उसके बाद याद होगा IMA में भी श्री श्री रविशंकर जी का एक वो हुआ था, सेशन हुआ था। उसमें हम लोगों ने, मुझे हमेशा याद आता कि मेरे बगल में अनुराग मित्तल जी थे और एक अंगूर का था कि दोनों लोगों को खाना था, तो हम और वो दोनों लोग धीरे धीरे एक अंगूर खा रहे थे। तो और उसके बाद लेकिन मैं वो प्राणायाम जो है वो लगातार सुबह उठ के करती रही। उसके बाद अब अच्छा, उसके बाद ये होता था उनके जो सूक्ष्म व्यायाम हैं तो वो उनसे करती रही। लेकिन जब से सौरभ बोथरा जी के उसमें आ गई हूँ तब से हम लोग रेगुलर हैं। रेगुलर डॉक्टर साहब भी और मैं जो हाँ फिटनेस का हाँ अगर मेरी फिटनेस का राज है तो योग और योग करना और सूक्ष्म व्यायाम करना और साथ ही आहार का भी ध्यान देना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम अपने खाने में क्या क्या करें, क्या क्या शामिल करें। अभी कल ही हमीरपुर में हमारी मतलब योगी जी की सरकार ने राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया, जिसमें कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली महिलाएं और किशोरियां और 0 to 5 बच्चे, उनके लिए इवन आपको पता है कि फोर्टिफाइड अनाज दिया जा रहा है कि जिसमें वो नहीं मिनरल्स वगैरह सारे उसमें हाँ ये हाँ। तो वो एक कार्यक्रम था वहाँ पे, तो आंगनबाड़ी बहनों का कार्यक्रम था। तो जैसा होता है ना कि जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, किशोरियों के लिए ये बहुत सारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उसमें जैसे
कल मैंने वहाँ पे जब बोला तो मैंने वो बोला कि शुगर केवल 5 to 10, मुझे टेक्निकली आप डॉक्टर हैं, ज़्यादा पता है, 5 to 10% शुगर ही रखे, वो भी ये शुगर की वजह जैगरी के भी लिए भी उन्होंने मना किया कि जैगरी भी बहुत ज़्यादा मत करिए, सॉल्ट और शुगर और फैट। हाँ जी। अभी माननीय मोदी जी ने भी आह्वान किया था कि 10% ऑयल कम कर दिया, कंजम्पशन कम कर दिया जाए। तो हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और वैसे अवेयरनेस तो बताएं शहरी क्षेत्रों में भी नहीं है। और हम लोग हर काम में ये सोचते सुबह खाना क्या बनेगा, शाम खाना क्या बनेगा, और काहे कि हम लोग या कोई हमारे घर में फंक्शन है तो उसका मेन्यू पहले बन जाता है कि सुबह। तो हम लोग भोजन प्रिय लोग हैं, हम भारतीय लोग। तो लेकिन अब समय आ गया क्योंकि फिजिकल लेबर बिल्कुल कम हो गया है। ये बात समझने की है कि हम लोग पहले एग्रीकल्चरलिस्ट लोग थे तो फिजिकल लेबर बहुत था, धीरे धीरे करके वो सब कम हो गया है। तो कुल मिला के हमें अपनी कैलोरीज को मैनेज करना है, और योगा और प्राणायाम और डाइट, तो तीनों ही चीजों का समन्वय अच्छे से कर रही है, विच इज द रीजन फॉर योर फिटनेस। योग से मैंने देखा कि आप मतलब विचार बड़े सही रहते, मैं किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं, किसी के प्रति, तो ऐसा लगता है योग करने से दिमाग शांत रहता है, वो भी अपने कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल रहता है। फुल फॉर्म ही कहते हैं ना कि जो मन और शरीर का जोड़, वो योग कहते हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन हम लोग उसके लिए समय निकालते हैं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ करके, कितना भी मेरा बिजी शेड्यूल हो। हाँ जी। लेकिन भले ही मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम करके जाऊं, लेकिन मैं उसके लिए समय निकालती हूँ सुबह, और वो हमारे रूटीन में है। भी टेकन दोस्तों। अब हम एक बात बताइए, अगर 18 वर्ष की अनीता गुप्ता जी आज हैं तो अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लाएंगी? उस समय सोच के कि मेरे ख्याल से उस समय आपने नहीं सोचा होगा कि आज आप यहाँ होंगी, इस पदवी पे होंगी, तो कुछ है मन में कि मैं अगर उस समय ये करती तो आज ये भी कर सकती थी? कुछ मन में ऐसी ख्वाहिश किसी तरीके की वो रह जाता है ना हमारे मन में कि मुझे ये चीज और कर लेना चाहिए था अपनी पढ़ाई वाले समय में या अपने यंग एज में? मैं बताऊं कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। सही बात तो ये है। हाँ, लेकिन जो भी चीज होता है उसको 100% देने की कोशिश करती हूँ। जो भी चीज मेरे सामने आई, कुछ भी, उसको 100। तो उस समय ये जरूर लगता है कि मैंने अगर ठीक से पढ़ लिया होता तो आज डॉक्टर होती। क्योंकि उस समय डॉक्टर का ज्यादा, लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग का था नहीं, डॉक्टर्स का ही ज्यादा था। अपनी इच्छा लेकिन अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाकर पूरी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और आज आप मेरे ख्याल से इतने सारे डॉक्टर्स आपके अंडर में हैं है ना? परिवार ही पूरा डॉक्टर्स का। वंडरफुल जी। मैम, आज की आप महिलाओं को भी देखती हैं, परिवार को भी देखती हैं, कोई एक ऐसा संदेश आप भारतीय परिवार और भारतीय महिलाओं को अपनी तरफ से देना चाहेंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि सारा का सारा दोष पुरुषों को ही नहीं देना चाहिए, जो आज हमारे समाज की विकृतियां हैं उसमें यह भी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि महिलाएं भी जो है आज उनकी लिटरेसी रेट बढ़कर 70 से 80% हो गई है, उनको भी बहुत आज़ादी मिली है। ये हम लोग लकी लोग हैं कि हम भारतवर्ष में आज इस समय हैं कि हमें बहुत आज़ादी मिली हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कभी आपको फ्रीडम मिलती है, उस फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, जो टीनेज के बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या वर्किंग फीमेल्स हैं, या घर में रहने वाली भी महिलाएं हैं? मुझे लगता है कि इस घर की जो माता पिता हैं, मैं आपको बताऊं कि जब मेरी जन सुनवाई होती है, जिन ऐसी लड़कियां ऐसे हाथ पकड़ के रोती, आप ही मेरी अम्मा हो, हैं? क्योंकि उन्होंने टीन एज में जो उन्होंने किया कि भाग गई और रही, तो उनको घर में कोई समझाने देखने वाला नहीं है। जितना मैंने महसूस किया कि खासतौर से टीन एज की बेटियों के लिए कि घर में उनका देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ ये, हालांकि मैं जब ये बात कहती हूँ तो शायद मुझे पुराने जमाने के विचारों का मान लिया जाता है, लेकिन अनुभव में
यही आया कि, और दूसरी बात है लड़कों को भी सिखाइए, केवल लड़कियों को ही सब बताने की जरूरत कि 8 बजे तक कहाँ थी, आ जाना घर, जल्दी आ जाना। आपके लड़के कहाँ जा रहे हैं इसके लिए भी आपको संस्कार देना बहुत जरूरी है। जो आपके घर में बहन और बेटी हैं वही दूसरे घर की भी बहन और बेटी हैं, ये बात उनको सिखाने की जरूरत है। दूसरा ये कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को बड़े कम मौके मिलते हैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, अपने सारे काम पूरे करने के लिए। तो मैं जब भी कहीं किसी कॉलेज या उसमें जाती हूँ तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरा एक ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का ये है। तो बड़ी मुश्किल से तो लड़कियों को सारी वो मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज, उसके बाद भी अगर उसका आप मिसयूज करें, उसको आप ढंग से ना देखें। मैंने देखा, पता है, छोटे परिवारों में घरों में गई हैं मम्मियाँ, वो बैठे दोपहर का सीरियल देख रही हैं और बच्ची कहाँ गई उनको पता नहीं है। तो मुझे तो सबसे, क्योंकि उस समय उस एज में उनको समझने की अकल नहीं होती है। आप साइंटिफिकली वो कह लें कि एंजाइम्स की वजह से, जो भी कह रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन ये हमारा वो हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं अपनी बेटी को बताऊं कि सही क्या है, गलत क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये सारी बताने की। देखिए, हम सब कुछ स्कूल पे नहीं छोड़ सकते कि स्कूल सिखाएगा। हम अपनी बेटी से दोस्त की तरह बन के रहे तो सारी समस्याओं का हमें लगता हल है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने के लिए है जी। अब एक को तो बैठ के नहीं बता सकते, लेकिन पीड़ा जरूर होती है। हाँ जी। तो बेसिकली जो संस्कार हैं वो बेटियों को भी देने हैं और बेटों को भी देने हैं। तो ये घर में ये लेगेसी चलनी चाहिए कि आपको एक इंसान की एज ए ह्यूमन किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उसकी हाँ और ना को कैसे समझना है, कैसे एक जेंटलमैन बनना है और कैसे एक लेडी बन के रहना है। ये बात परिवार से शुरू होती है और मेरे ख्याल से ये माँ और पिता दोनों की ही जिम्मेदारी है कि उनमें ये संस्कार लगातार थोड़े थोड़े समय पर इंस्टिल करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को समय दें, बच्चों के साथ बातें करें और बच्चों के साथ सामाजिक परिप्रेक्ष्य को लेकर डिस्कशन ज़रूर करें। तो बच्चे 24 साल तक एडोलेसेंट रहते हैं। ये कहा जाता है कि उनके मानसिक विकास 24 वर्ष तक पूर्ण नहीं होता। तो उसको गढ़ने में बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार उनके साथ संवाद बनाकर रखिए, कम्युनिकेशन करते रहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अगर आप बात करें कानपुर की, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, इसके पीछे जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, इसके लिए भी बहुत, ये जो इस समय चल रहा है इसके लिए भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले हम लोग दादा दादी और उनके साथ रहते तो बहुत कुछ सीखते थे अपने आप। हाँ, सुबह पूजा का होता था, दादी ने बुला लिया, वहीं बैठ गए जाके। अब मम्मी को टाइम ही नहीं है, वो रसोई में बैठी हुई है, तो वो कैसे वो सिखाएं। तो ये सबका भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अब मैम, एक कुछ चीजें, कानपुर आपका कर्म भूमि है, पसंदीदा शहर है, ऐसी कौन सी चीज है जो कानपुर की आपको सबसे ज्यादा पसंद है? एक तो बताऊं कि मिलनसार लोग बहुत है, सस्ता बहुत है कानपुर। और ऐसी वो चीज जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उस बात पे आता है कि सिविक सेंस में कम है। अभी कह देंगे नहीं तो सब लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन आज जो हम कानपुर में परेशानी, हालांकि बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कुछ जो परेशानियां हम देख रहे हैं वो अगर हम अपने नागरिक बोध को समझ लें तो ये परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो जो थोड़ा बहुत स्वच्छता और उसको लेके जो है वही मुझे सबसे ज्यादा, बाकी तो कानपुर बहुत अच्छा है। ऐसी अगर आपको पावर दिया जाए तो ऐसी एक वो कौन सी पॉलिसी है जिसको आप कहेंगे कि इस पॉलिसी को तुरंत स्क्रैप कर देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे आज के समाज के सरोकार में? गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ, या कोई भी अगर आपको लगती है। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ तो जो महिलाओं के प्रति था वो काफ़ी कुछ तो हटा दी गई हैं, अब उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, सामाजिक रूप से जो एक दोयम दर्जा दिया जाता है सामाजिक, अभी भी
जी। हालांकि हम लोगों ने उसको वो मान लिया कि हम हाँ लड़की हैं तो हमें, क्योंकि हमने परवरिश इसी तरह की देखी है। हाँ। तो उसमें ज़रूर बदलाव आना चाहिए कि जब बेटी और बेटे को एक जैसा वो देना चाहिए, एक जैसा रखना चाहिए। मैंने वो समय भी देखा है कि दादी कहती थी कि वो बेटों को घी खिला दो और बेटी को सूखी रोटी, तो वो समय भी देखा है और वर्तमान का समय भी देखा है, और काफ़ी कुछ चेंजेस आए, समाज धीरे धीरे बदलेगा। और अलग से ऐसी कोई पॉलिसी तो मुझे नहीं समझ में आती कि जिसका स्क्रैप करना चाहिए, क्योंकि अब जो है कानून का शासन है और कानून में महिलाओं को बहुत सारा वो दिया गया है। आप वन ऑफ द सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी में, तो क्या आपके कुछ ऐसे यंग लीडर्स हैं, विमेन लीडर्स हैं जिनसे आप रेगुलरली कंसल्ट करती हैं, उनका नाम लेना चाहेंगे? मैं मार्गदर्शक मंडल में आ गई हूँ अपने और जब कोई राजनीति में आता है तो तमाम लोग मेरे पास भेज देते हैं। तो आप यू आर मेंटोर, है ना? आप मेंटोर की पदवी पे हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो बताने की मतलब मेरी वास्तव में राजनीतिक यात्रा ऐसी ही रही ना कि बिना किसी उसके एक केवल संगठन का काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो जब जो मेरे पास आती तो मैं तो मतलब उनको निचले स्तर से काम करने के लिए, और आप पब्लिक प्लेस में काम कर रहे हैं, आप अपनी पोशाक, आप अपनी भाषा, इन सब में, क्योंकि आप जब जिनके बीच में बैठते हैं वो उनके बारे में मतलब डिफरेंट मानसिकता के लोग होते हैं जब राजनीतिक क्षेत्र में है। तो अगर आप रहेंगे तो संयम से और अपनी पोशाक को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर से आपको बताएं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में 2009 में ही संगठन में 33% आरक्षण दिया था जी। और अभी भी कोई भी टीम महिलाओं के बिना होती ही नहीं है। हमारे यहाँ मेन बॉडी का भी होता है तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण है कि 30। तो ये एक शुरुआत से ही महिलाओं को सशक्त करने का एक जरिया है जो चल रहा है। मैम, एक सवाल आता है, जो एडोलेसेंट बच्चियां हैं, पीरियड्स के दौरान उनका जो एब्सेंट होती हैं, पीरियड्स में पेन होता है, अच्छे पैड्स की उपलब्धि नहीं हो पाती, तो इस बारे में भी कहीं किसी लेवल पे कार्य हो रहा है? काफी कुछ, जैसे अब मैं जहाँ जाती हूँ, कस्तूरबा विद्यालय हम लोगों को देखने होते हैं। कस्तूरबा विद्यालय आपको पता है कि वहाँ पे ओबीसी और एससी समाज के बच्चे रखे जाते हैं। और क्योंकि शायद ये माना जाता है कि काफी पिछड़ा वर्ग है, तो और वहाँ पे रहना, खाना, वहीं पे पढ़ाई सब है। तो वहाँ पे ये दोनों मशीनें, वहाँ पे हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि ये पेट के लिए जो स्टॉय वाली और दोनों वहाँ पे वेंडिंग मशीन दोनों वहाँ पे डिस्पोज। और हमारे आयोग की तरफ से ये भेजा गया है कि हर विद्यालय में, जो लड़कियों का कोई भी विद्यालय है, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे जरूर होनी चाहिए ऐसा। क्योंकि मैम ये देखा गया कि इस एज में जो इन्फेक्शन होते हैं वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बेटियों को, बच्चियों को जागरूक करना होगा। इसको एक टैबू के रूप से ऊपर उठना होगा और इसके बारे में बात करनी होगी परिवार में, घर में। ये कोई नेचुरल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके बारे में हमें समझना होगा। मिशन शक्ति 7 मैम योगी जी ने अभी हाल में ही लॉन्च किया है और उनकी जो थीम आई है, लीडरशिप स्किल को डेवलप करना, लाइफ स्किल्स को डेवलप करना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, संबल, तो ये उनका जो प्रोजेक्ट है, कैसे लगता है आपको कि आगे किस तरीके से जाएगा और उसके कैसे दूरगामी परिणाम? देखिए, ये 2018 से चल रहा है, 8वां आपकी लॉन्च हुआ। तो उसमें क्या है कि उसका जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत उत्साहजनक है, बहुत उत्साहवर्धक है। तो अब की बार जैसे उन्होंने सुरक्षा, वैसे भी यहाँ का हमारे 3 एस थे शुरुआत से मिशन शक्ति के, कि सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। जी। तो आपने देखा तीनों फील्ड पे कितना क्या, स्वावलंबन,
आप बताएं, गांव में हम लोग बैठकें करते थे संगठन की तरफ से, महिलाएं उपस्थित नहीं होती थी। अब एक बैठक करने जाओ 80 और 100 महिलाएं होती हैं जो ऐसे पल्ला लिए और सीधे ऐसे बैठी होती हैं। वो इसलिए कि वो एनजीओ तो शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उन्होंने काम करना शुरू किया और आर्थिक रूप से वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो उनके में आत्मविश्वास भी बढ़ा है और वो बात भी कर ले रही है कि हाँ, एक को भैंस पालने के लिए लोन मिला हुआ था और एक को एक घरी का कोई काम था, ऑर्गेनिक खेती के लिए वो लोन मिला हुआ था उसको। तो आप जब इन लोगों से मिलो और बात करो तो आपको लगेगा कि क्या चेंजेस आए हैं। और रही आपको पता है कि स्वाभिमान समझ गए आप कि जब तक इज्जत घर जब जैसे बने, ये महिलाओं का स्वाभिमान था। हम लोगों ने वो समय भी देखा है कि रात में हम लोग गाड़ियों से निकलते थे तो किनारे महिलाएं बैठी मिलती थी। मतलब और सच में मात्र 10 सालों के अंदर वो सीन बिल्कुल अलग हो गया है। हाँ, ओपन डेफिकेशन हम लोग देखते नहीं हैं। ये मोदी जी की बहुत ही मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रोजेक्ट था। हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि उन्होंने ये कहा था कि शौचालय चाहिए। और जब लाल किले के पहले भाषण में उन्होंने बोला था। तो ये और स्वावलंबन की मैंने बताई सुरक्षा, उसका तो आप स्थिति देख रहे हैं कि क्या हाल है। जिसको देखो पैर में एक बोलेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। और स्वावलंबन, सुरक्षा, सामर्थ्य उनकी बढ़ाना, इसके लिए तमाम सारे कोर्सेज चले। मतलब मुझे लगता है कि सरकार कितना कर रही है। द्रोण सखी, बैंक सखी, आपको पता है बैंकिंग कितनी आसान हो गई गांव में। घर घर जाके बैंक सखी पैसा इकट्ठा करती है और बैंक में जाके जमा करती है। उसको इस काम के लिए उसका कुछ कमीशन तय है, वो उसको मिलता है। ड्रोन के द्वारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो खेतों में जो कीटनाशक डाले जाते हैं, वो एक छोटे, मैंने भी एक देखा था लाइव परफॉर्मेंस। एक इतनी बड़ी शीशी थी, ड्रोन में लगा दी गई, तो फव्वारे मारता हुआ पूरे खेत में छिड़काव कर रहा था। वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना कार्य यहाँ पे किया गया, मैं ये नहीं कहती, मैंने पढ़ा कुछ योजनाएं पहले की सरकारों के समय थी, लेकिन नीति तो थी, नियत नहीं थी। हाँ। आज वर्तमान सरकार की दोनों तो केंद्र से कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो उसकी वजह से गांव में जो परिवर्तन आया है। मैं तो शहरी क्षेत्र को शायद मैं इतना क्योंकि मुझे लगता है यहाँ है सब ठीक है। गाँव का जो परिवर्तन आया वो देखने लायक है। और तमाम सारे उनके आर्थिक स्रोत, तो मिशन शक्ति के अंतर्गत बहुत कुछ उनको मिला हुआ है और बहुत काम किया। तमाम सारे अवेयरनेस का कार्यक्रम लड़कियों के बीच में, ये जो मिनिस्ट्री, इसके लिए भी अवेयरनेस कार्यक्रम है जी, सारी चीज़ें हैं। हाँ, बच्चों के भी, किशोरियों का फूड केयर है, जैसे उनका हीमोग्लोबिन स्तर अधिकतर आपको पता कम हो जाता है, तो उनके खाने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारा डाइट चार्ट बना होता है। ओके, हाँ। और मेरे पास अभी एक केंद्र सरकार का वो आया, तो उसमें तो आपको पता है, उसमें ये भी लिखा है इस एज के बच्चे को इतने mg कैल्शियम, इतने वो इस तरह की भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि जो वहाँ पे कि कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारा उनको पता है। तमाम बच्चे नाटे रह जाते हैं, तमाम सारी उसके, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा, हाँ, वो बहुत काम करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी अनीता गुप्ता जी। देखा आपने कितनी उत्साह से भरपूर हैं। आज भी सुबह अनुलोम विलोम से शुरू होकर सारा दिन महिलाओं के साथ उनकी समस्याओं को सुलझाते हुए भी, और एक माँ की तरह प्यार से दुलारते, समझाते और यह बताते भी कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, कहाँ हमारे समाज को, बेटियों को, हम सबको सुधार की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी अनीता गुप्ता जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर।